पिछले 6-7 दिनों में हमने इंडिगो एयरलाइंस का संकट देखा। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा रहा। इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो मैं कैसे पकड़ता? 5 बजे से बोल। अभी भी देश भर के एयरपोर्ट से लोगों के परेशान होने के वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं और भेज दिया। कई दर्दनाक कहानियां सामने आई। मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो मैं कैसे पकड़ता? 5 बजे से बोल रहे, आधा घंटा वेट करो। किसी का इंटरव्यू छूटा तो किसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग छूटी, किसी की शादी छूटी तो किसी का विदेश यात्रा छूटा। कोई समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया तो कोई अपनों का अस्थि विसर्जन नहीं कर पाया। कई यात्रियों को 20-20 घंटे इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट के फर्श पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। कई के सामान 4-5 दिन बाद भी नहीं मिले हैं। मतलब ऐसी अव्यवस्था, ऐसी बदइंतजामी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वैसा संकट। अब सवाल है कि जो एयरलाइन कंपनी फुल उड़ान पर थी, आसमान में थी, अचानक उसकी लैंडिंग कैसे हो गई? लैंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। जो चल भी रही थी काफी देर से चल रही थी। घंटों देरी के बाद भूखे प्यासे अगर अपने गंतव्य पर पहुंच भी गए तो पता चला सामान नहीं आया। बैकलॉग कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। तो मैं इस वीडियो में इंडिगो क्राइसिस की वजह और उसके फेलियर की बात विस्तार से तो बताऊंगा ही, इस वीडियो में मैं वो कहानी भी सुनाऊंगा कि इंडिगो कैसे देश की टॉप एयरलाइन कंपनी बनी थी। नमस्कार, मैं अमित कुमार, न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि इंडिगो देश की टॉप एयरलाइन कंपनी है। इस क्राइसिस में कंपनी का आंकड़ा सबकी जुबान पर है। भारत के एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो की सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। यानी हर 10 में से 6 भारतीय इंडिगो फ्लाइट से सफर कर रहा है। कंपनी दिन भर में करीब 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है, जिसके पास 5456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। फिर इतनी बड़ी कंपनी 1 दिसंबर के बाद धराशायी क्यों हो गई? देश भर में हाहाकार मचने के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। कंपनी को शो कॉज दिया गया है। यात्रियों के पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। बाकी एयरलाइंस का भी किराया फिक्स कर दिया गया है। उस पर कैप लगा दिया गया है। कमेटी बना दी गई है। लेकिन यात्रियों को जिस परेशानी से गुजरना पड़ा उसकी भरपाई कोई कर पाएगा क्या? यात्रियों को जो नुकसान हुआ वो कौन पूरा करेगा? अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इंडिगो संकट की वजह डीजीसीए द्वारा बनाए गए कुछ नए नियम हैं। इंडिगो ने इन नियमों को पालन करने के लिए कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाया, ना कोई तैयारी की, ना ही सही योजना बनाई, जिससे अव्यवस्था फैल गई। हालांकि अब इन नियमों में ढील दे दी गई है, लेकिन इसके बाद भी इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन को पूरी तरह से नॉर्मल होने में 10 से 15 दिसंबर तक का समय लग सकता है। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने रविवार को फिर दावा किया कि सिस्टम को रिबूट कर दे और काफी संख्या में कैंसिलेशन करने के बाद शनिवार से इंडिगो की सर्विसेज में काफी सुधार हुआ है। शनिवार को करीब 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट की, जबकि शुक्रवार को सिर्फ 700 फ्लाइट ऑपरेट हुई थी। मतलब 2 गुना से ज्यादा एक दिन में जो उनका दावा है ये अंतर आया है। साथ ही इंडिगो के ओटीपी, जिसको हम लोग ऑन टाइम परफॉर्मेंस बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने काफी सुधार का वादा किया। उनका कहना है कि रविवार को करीब 75% रहा ओटीपी, जो शुक्रवार को 30% से काफी ज्यादा है।
137 स्टेशन ऑपरेट होने के साथ नेटवर्क कवरेज ठीक हो गया है। साथ ही इंडिगो के कस्टमर्स के लिए रिफंड, लगेज और रीबुकिंग से जुड़े सभी प्रोसेस पूरे जोरों पर है और इंडिगो बैकलॉग भी कम कर रहा है। अब सवाल है कि डीजीसीए के नियम लागू करने में कंपनी ने लापरवाही क्यों की और कंपनी पर पूरे देश को संकट में डालने पर क्या एक्शन होगा। डीजीसीए के नए नियम ये थे कि 7 दिन लगातार काम करने के बाद फ्लाइट स्टाफ को 2 दिन की छुट्टी दी जाए। नाइट लैंडिंग की अधिकतम सीमा 6 से कम करके 2 कर दी गई। नाइट लैंडिंग से मतलब यह है कि रात की शिफ्ट में फ्लाइट स्टाफ को अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कितनी बार लैंड करवाया गया। इसके अलावा फ्लाइट स्टाफ की नाइट शिफ्ट को लगातार 2 रातों से ज्यादा लंबी उड़ानों के बाद पायलट को कम से कम 24 घंटे का आराम अनिवार्य किया गया है। नाइट शिफ्ट की टाइमिंग भी रात 12 से सुबह 6 बजे तक कर दी गई। पहले यह 5 बजे तक थी। अब ये सब नियम बाद में लागू होंगे क्योंकि सरकार ने एयरलाइंस के ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिलहाल नियमों में ढील दे दी है। अब मैं इन 2 शख्स की कहानी बताता हूं जिसने इंडिगो के मेगा एम्पायर को खड़ा किया। यह कहानी भी दिलचस्प है। इंडिगो की स्थापना 2 दोस्तों राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर की थी। 2005 में इंडिगो की नींव रखी गई और कुछ ही समय में इस एयरलाइन ने भारत के आसमान पर कब्जा कर लिया। इंडिगो का इतिहास जानने से पहले इसके नाम की कहानी जानना जरूरी है। राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया ने इंडिया ऑन द गो के आधार पर एयरलाइंस का नाम इंडिगो रखा था। राकेश और राहुल ने जब इंडिगो की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ एक ही प्लेन था। साथ ही यह एक ऐसा दौर था जब भारतीय एविएशन बाजार पर जेट एयरवेज का राज था। एयर इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां भी रेस में थी। तो विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च करके उड़ता हुआ 5 स्टार होटल बना दिया था। इतने कंपटीशन के बावजूद इंडिगो ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और कुछ ही सालों में इसे किंग ऑफ एयरलाइंस कहा जाने लगा। अब बताता हूं कि राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल कौन है और दोनों का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले कहानी राहुल भाटिया की। साल 1984 में राहुल भाटिया कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भारत लौटे। राहुल भाटिया दिल्ली के रहने वाले हैं। वो कनाडा की नॉर्टल कंपनी के साथ मिलकर भारत में टेलीकॉम बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसी सपने के साथ वो भारत लौटे थे। उस दौर में भारत सरकार विदेशी टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता दिल्ली एक्सप्रेस नाम से एक एयरलाइन टिकट बुकिंग एजेंसी चलाते थे। इस एजेंसी को उनके पिता ने 1964 में 9 पार्टनर के साथ मिलकर शुरू किया था। दिल्ली एक्सप्रेस में कुछ पार्टनर्स की धोखाधड़ी और पिता की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए राहुल की एंट्री फैमिली बिजनेस में हुई। इसी बीच 1992 में भारत सरकार ने एयरलाइंस के लिए प्राइवेट लाइसेंस देने की शुरुआत की। इस वजह से कई प्राइवेट कंपनियां एविएशन इंडस्ट्री में आ रही थी। राहुल इस इंडस्ट्री में आना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी हड़बड़ी नहीं थी। राहुल ने वक्त लिया, बेहतर रणनीति बनाई और उसके बाद एविएशन मार्केट में कदम रखा। एयरलाइन बिजनेस के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी, जो बने एनआरआई राकेश गंगवाल। राहुल की राकेश से पहली मुलाकात काम के सिलसिले में ही हुई थी। राकेश अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस से जुड़े थे। राहुल की कंपनी इंटर ग्लोबल ग्रुप यानी यूनाइटेड एयरलाइंस की
भारत में जनरल सेल्स एजेंट थी। काम के चलते राहुल और राकेश के बीच दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन राहुल ने राकेश से अपनी एयरलाइंस कंपनी खोलने की बात की और दोनों इसका प्लान बनाने में जुट गए। राकेश गंगवाल दशकों से एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वाटन से एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। 1994 में गंगवाल एयर फ्रांस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने, जिसके 4 साल बाद 1998 में उन्हें यूएस एयरवेज का प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया। काफी मशक्कत के बाद राहुल और राकेश को 2004 में इंडिगो एयरलाइंस के लिए लाइसेंस मिला। इसी साल दोनों ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की नींव रखी। इस कंपनी में दोनों की हिस्सेदारी बराबर की थी। दिलचस्प यह है कि इंडिगो ने उस वक्त मार्केट में एंट्री ली जब फ्यूल की कीमत में उछाल और रुपये में भारी गिरावट थी। इस समय भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही थी। किंगफिशर और स्पाइस जेट जैसी कंपनी घाटे में चल रही थी। 2005 में पेरिस में एक एयर शो हुआ, जिसमें इंडिगो ने एक साथ $6.5 बिलियन, $6.5 बिलियन यानी 5,43,000 करोड़ के 100 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर सबको चौंका दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश और राहुल ने सिर्फ 100 करोड़ लगाकर कंपनी शुरू की थी। ऐसे में हर कोई हैरान था कि आखिर इतने कम इन्वेस्टमेंट में 100 जहाज कैसे लिया जा सकता है। पता चला कि इसके पीछे राकेश गंगवाल का हाथ था। राकेश पिछले 3 दशक से एविएशन फील्ड में काम कर रहे थे। इस वजह से एयरबस कंपनी में उनकी अच्छी जान पहचान थी। एयरबस कंपनी उनके नाम पर उधार में जहाज देने को राजी हो गई। इंडिगो ने 4% डाउन पेमेंट पर 100 जहाज उठाए। उन्हें इसके साथ 40% का डिस्काउंट भी मिला। कंपनी को अपना पहला जहाज उड़ाने में 2 साल का वक्त लग गया। 18 जुलाई 2006 को इंडिगो को अपना पहला एयरबस मिला, जिसके एक हफ्ते बाद 4 अगस्त 2006 को दिल्ली से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। यहां से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। पहली उड़ान भरने के लगभग 4 साल में ही इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए 17.3% मार्केट शेयर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया। इंडिगो ने आगे बढ़ने के लिए कई बड़े फैसले किए। इंडिगो ने पूरी तरह से मिडिल क्लास पर फोकस किया। कंपनी ने अपने जहाज में सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सीटें लगाई। हर फ्लाइट में 180 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। कॉस्ट कटिंग के लिए सफर के दौरान फ्री का खाना हटा दिया गया। कंपनी ने अपने स्टाफ को भी अलग अलग तरह से ट्रेन किया। सभी को खास इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 25 मिनट के अंदर जहाज फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई कि वो 6 मिनट के अंदर सभी पैसेंजर को जहाज से उतार दे। पैसेंजर के लगेज को 10 मिनट के अंदर लोड और अनलोड कर दिया जाए। इंडिगो ने काफी तेजी के साथ अपने कारोबार का विस्तार किया। 2011 में इंडिगो ने 180 एयरबस A320 प्लेन का ऑर्डर दिया। 2012 में इंडिगो ने 50 करोड़ पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरी, जिसके साथ ही यह देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। 2015 में इंडिगो ने फिर से 100 विमानों का ऑर्डर दिया। 2019 में इंडिगो ने 250 नए विमानों का ऑर्डर दिया। 2020 में कोविड के दौरान जहां सभी एयरलाइंस ठप पड़ गई, तो इंडिगो ने कार्गो सर्विस लॉन्च कर दी। 2023 में इंडिगो ने 500 नए विमानों का ऑर्डर देकर सभी को चौंका दिया। यह एविएशन इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। 2023 में इंडिगो ने नया कीर्तिमान रचते हुए 10 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान की। लेकिन कंपनी की सफलता के साथ एक समय वैसा भी आया जब राहुल भाटिया
और राकेश गंगवाल दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दरअसल इंडिगो के लगातार बढ़ते कदम को देखते हुए राकेश गंगवाल इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने फरवरी 2018 में बताया था कि वित्त वर्ष 2019 में इंडिगो अपनी क्षमता से 52% का इजाफा करेगी, यानी 155 एयरक्राफ्ट वाली कंपनी अब अपने बेड़े में 95 एयरक्राफ्ट और बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर कंपनी के तत्कालीन प्रेसिडेंट आदित्य घोष ने सीधे विरोध किया था। राहुल भी जल्दीबाजी ना दिखाते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। इस कारण धीरे धीरे दोनों के बीच असहमति बढ़ती चली गई। राकेश इंडिगो के कॉरपोरेट गवर्नेंस से नाराज थे। उन्होंने इंडिगो की तुलना पान की दुकान से कर दी। इसके जवाब में राहुल ने कहा था, राकेश ऐसा एक भी मामला पेश नहीं कर पाए हैं जिससे इंडिगो को नुकसान का पता चलता हो। सच तो यह है कि मेरी पान की दुकान अच्छी चल रही है। लंबे चले विवाद के बाद 2022 में राकेश गंगवाल ने एयरलाइन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राकेश गंगवाल के पास अभी भी इंडिगो के बहुत सारे शेयर हैं। 5 दिसंबर 2025 तक के आंकड़े के मुताबिक उनके पास 9,416 करोड़ रुपए के शेयर हैं, जबकि फोर्ब्स के मुताबिक 5 दिसंबर 2025 तक राहुल भाटिया की नेटवर्थ $8.1 बिलियन है। फोर्ब्स रिच लिस्ट के मुताबिक भाटिया दुनिया के अरबपतियों में 420वें नंबर पर है। तो ये थी इंडिगो की कहानी। आगे इंतजार रहेगा कि कब इस एयरलाइंस का संचालन सामान्य होता है और यात्रियों को राहत मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे किसी और विषय और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।